तो लर्नर्स एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो लर्नर्स आप लोगों के बिहार बोर्ड क्लास 10 का ना क्या है कि 20 फरवरी को आप लोग के कक्षा 10वीं के हिंदी का फाइनल परीक्षा होने वाला है। ठीक है, हिंदी का फाइनल परीक्षा। तो हिंदी के फाइनल परीक्षा में जो वैसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर चले आए, जिसे अगर आप लोग को रट लीजिएगा ना तो सीधे अपने जाकर ना एग्जाम में छाप दीजिएगा। ठीक है, वैसे लेकर चले आए और ये सभी क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, ये वायरल क्वेश्चन है, तो एक एक क्वेश्चन को ना आप लोग याद कर लीजिए, घोर कर पीजिए कैसे भी, लेकिन उसे याद ही कर लीजिए। ठीक है, और आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव ना आपके फाइनल एग्जाम के लिए नहीं छूटे। अगर आप सभी परीक्षा में मतलब परीक्षा से पहले याद कर लेते ना तो बल्ले बल्ले आपके एग्जाम में। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना हिंदी का। तो हिंदी का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि निम्न में से किसे संस्कृत की पाठशाला कहा जाता है। पूछा गया कि हरिद्वार, वृंदावन, काशी और मथुरा, इन चारों जगहों में से किसे ना संस्कृत की पाठशाला कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो याद रखिए काशी को कहा जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो दो इस प्रकार से है कि घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है, घनानंद जी द्वारा ना रचित ग्रंथ का नाम क्या है। तो उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है ना वह याद रखिए कि सुजान सागर, विरह लीला और अस्केली बिल्ली, यह तीनों के दिनों जो है ना उन्हीं का रचित ग्रंथ है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 3 इस प्रकार से है कि प्रेम के पीर के कवि है। प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो सिंपल है, आप लोग बार बार पढ़ते हुए है कि जो प्रेम के पीर के कवि है ना वह घनानंद जी है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 इस प्रकार से है कि द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। द कास्ट इन इंडिया जो यह है ना यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो आप लोग का यह है कि भीमराव अंबेडकर जी। तो द कास्ट इन इंडिया के भी लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर जी है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो 5 इस प्रकार से है कि विष के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी। जो विष के दांत है ना सेकेंड नंबर आप लोगों का चैप्टर, तो उसमें कहानी में जो मोटर कार है ना, जो नया नया मोटर कार खरीद कर आया है, तो किसका है मोटर कार। तो सिंपल है कि वह किसका है, तो वह सेन साहब का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 इस प्रकार से है कि अतिशय में उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या होता है कि उपसर्ग वह शब्द होता है जो किसी भी शब्द के पहले आता है। तो अति प्लस शय, अतिशय, आप लोग पढ़ के देखिए अतिशय, तो पहले क्या आएगा अति। तो राइट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा अति। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो 7 इस प्रकार से है कि यशोदा का संधि विच्छेद कौन है। यशोदा का पूछा गया है कि संधि विच्छेद क्या होगा। तो यशोदा का जो संधि विच्छेद होगा ना वो होगा यश प्लस दात। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो 8 है कि विष के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है। पूछा गया है कि जो विष के दांत है ना कहानी जिसके लेखक है नलिनी विलोचन शर्मा थी, तो उसमें पूछा गया कि मदन किसका बेटा है। तो सिंपल है, जो मदन है ना तो वह किसका है, तो वह गिरधर का बेटा है, गिरधर का बेटा है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो 9 इस प्रकार से है कि सीता किस कहानी की पात्रा है। जो सीता है ना तो यह सीता किस कहानी की पात्रा है। तो सीता आप लोग पढ़ते हुएगा कि धरती कब तक घूमेगी, उसी में तो है, उसके बारे में बताया गया। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, धरती कब तक घूमेगी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो 10 में कि धर्म और अधर्म कौन सा समास है। तो ये तो सबसे इजी वाला समास में से पूछा है कि धर्म और अधर्म। जब बीच में हाइफन लगा होता है किसी भी मतलब दो शब्द के बीच में, तो उसका मैंने क्या बताया ट्रिक कि वह द्वंद्व समास होता है। कौन होता है, द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते। तो 11 इस प्रकार से है कि परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है। परीक्षा में चोरी मत करो, तो जो ये मत है तो मत कौन सा यहाँ पर निपात है। तो मत जो यहाँ पर निषेध है ना यह है निषेधवाचक। क्या है, निषेधवाचक। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते। तो 12 इस प्रकार से है कि पक्का महाल क्या है। पक्का महाल पूछा गया है कि क्या है। ठीक है, तो पक्का महाल क्या है, तो पक्का महाल जो है ना यह काशी विश्वनाथ में लगा हुआ इलाका है। क्या है, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो 13 इस प्रकार से है कि मैं जाऊंगा में कौन काल। ये तो सिंपल है, मैं जाऊंगा मतलब क्या है कि मैं फ्यूचर में जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा या परसों जाऊंगा, मतलब कि फ्यूचर में जाऊंगा यानी कि भविष्य काल। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और ये सभी हिंदी का ना वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, ये डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाले। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो 14 इस प्रकार से है कि नाक का बाल, पूछा गया है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सिंपल है, नाक का बाल है मतलब क्या है कि वो बहुत प्यारा, वो मतलब सभी चीज से बचा हुआ, वो अपने अंदर है, तो क्या है, बहुत प्यारा होना। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते तो 15 में कि अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द पूछा गया है कि क्या है? तो अशुद्ध शब्द जो है ना, अशुद्ध शब्द क्या है? अशुद्ध शब्द इन चारों में से कौन सा जो है ना कि अशुद्ध शब्द है? तो भूमंडल जो है ना, भूमंडल, यही अशुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते तो 16 में है कि तार सप्तक का संपादन किसने किया? तार सप्तक जो है ना, इसका संपादन किसने किया है? तो इसके संपादक याद रखिएगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते तो 17 इस प्रकार से है कि कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घरे सा लुढ़क जाता है? घरे सा क्या लुढ़क जाता है? तो ये तो सिंपल है, घ से घरा, तो वह बच्चों को पढ़ाते समय क्या बताती है कि घ से जो घरा होता है ना, वह लुढ़क जाता है, तो राइट आंसर यहाँ बनेगा डी, घ। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते तो 18 है कि गिरा हुआ कहलाता है। गिरा हुआ, गिरा हुआ जो होता है वह क्या कहलाता है? तो गिरा हुआ जो कहलाता है ना, वह पतित कहलाता है। क्या कहलाता है? पतित कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं तो 19 में कि प्रत्यक्ष कौन सा समास है? प्रत्यक्ष पूछा गया है कि कौन सा समास है? तो जो प्रत्यक्ष है ना, यह अव्ययीभाव समास है। कौन सा है? अव्ययीभाव समास है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं तो 20 इस प्रकार से कि घर द्वार कौन समास है? घर द्वार पूछा गया है कि कौन सा समास है? तो फिर से सिंपल क्वेश्चन है, बीच में क्या है? हाइपन है। हाइपन है मतलब कौन सा समास हुआ? तो यह द्वंद्व समास हुआ, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते तो 21 में कि लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? लेखक जो है ना, लेखक कौन? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नाखून क्यों बढ़ते उसी में कहते हैं कि निर्लज अपराधी। तो किसे निर्लज अपराधी कहते हैं? तो वह कहते हैं नाखून को, क्योंकि वह उसका गलती कुछ नहीं होता, तभी लोग उसे काट कर मार कर मतलब फेंक देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते तो 22 में है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है ना, तो उनका जन्म हुआ था, कब हुआ था उनका जन्म? तो उनका जन्म याद रखिएगा कि उनका जन्म ना 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं तो 23 जो है तो वह इस प्रकार से कि झोले में कितनी मछलियां थी? पूछा गया है कि जो पिताजी मछली शीर्षक कहानी है ना, उसमें विनोद कुमार शुक्ल जी के पिताजी मछली लाते हैं तो झोले में थे, तो कितना झोले में मतलब मछली कितना था, यही पूछा गया है। तो जो झोले में मछली था ना, वह 3 था। कितना था? 3 था। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते तो 24 में कि माता का पर्यायवाची है। माता का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है कि क्या होगा? तो माता का जो होगा ना, यह अम्बा होगा। क्या होगा? अम्बा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते तो 25 है कि गुना निधि किस कहानी का पात्र है? गुना निधि जो है ना, यह पूछा गया कि किस कहानी का पात्र है? तो यह याद रखिएगा कि यह ढहते विश्वास की है। किसके है? ढहते विश्वास का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते तो 26 में कि मछली कहानी के लेखक कौन है? पूछा गया है कि जो मछली कहानी है ना, तो ये तो बता ही दिया है कि जो मछली उसके पिताजी कितने लाते हैं तो उस समय कि मछली के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते तो 27 है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? पूछा गया है कि जो बिस्मिल्लाह का जो शहनाई के लिए फेमस है ना, तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिए कि डुमराव में। कहाँ पर? डुमराव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं तो 28 है कि नौबत खाने में इबादत है। नौबत खाने में इबादत क्या है? तो इसमें क्या बताया गया है कि जो नौबत खाने में इबादत यानी कि जो बिस्मिल्लाह खां जी है ना, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया गया ना, मतलब कि क्या है कि व्यक्ति चित्र किया गया है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, व्यक्ति चित्र। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं तो 29 है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे? जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो वहां पर रहते हैं ना, तो वहां से वापस कब लौटे हैं? ठीक है, यही पूछा गया है। तो वहां से वापस कब लौटे हैं? तो वहां से जो वापस लौटे 1915 ईस्वी में लौटते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते तो 30 है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि
किसने दिया था? तो ये सिंपल है कि महात्मा, हम लोग कहते हैं ना कि महात्मा गांधी जी, तो महात्मा का जो ये उपाधि है ये किसने दिया था? तो याद रखिएगा कि जब उनका सबसे पहला आंदोलन मतलब कि सत्याग्रह यहाँ था, आप हमारे बिहार के चंपारण में हुआ था, तो वहाँ पर जब वो चंपारण सत्याग्रह मतलब जीत जाते हैं ना, तभी वहाँ पर क्या है कि टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी उन्हें महात्मा की उपाधि देते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा कि टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते, तो 31 है कि निम्न में से गांधी जी की पुस्तक कौन सा है? तो सिंपल याद रखिएगा, हिंद स्वराज जो है ना, यह गांधी जी का पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते, तो 32 है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह किसका कथन है? जो यह मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह किसका कथन है? यह बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाला है, क्योंकि यह बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किसका कथन है? तो यह कथन जो है ना, यह महात्मा गांधी जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते, तो 33 में है क्या कि मंगू कैसी लड़की है? मंगू पूछा गया है कि वह किस प्रकार की लड़की है। तो मंगू कैसी लड़की है? तो सिंपल है कि जो मंगू है ना, वह क्या है कि वह पगली और गूंगी है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते, तो 34 में है क्या कि हरिरस के कवि का क्या अभिप्राय है? हरिरस के कवि का क्या अभिप्राय है? तो हरिरस का जो है ना, उनका मतलब है कि राम नाम का जप, राम नाम का जप। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते, तो 35 है कि साक्षर का संधि विशेष होगा। साक्षर का संधि विशेष क्या होगा? जिसका जो संधि विशेष बनना चाहिए ना, वह बना जाए 100 प्लस अक्षर, 6 प्लस अक्षर। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते, तो 36 में है कि किसके बिना जन्म व्यर्थ है? पूछा गया है कि मतलब कि राम नाम बिनु, दौलत बिना, पत्नी बिना और भाई बिना, इन चारों में से किसके बिना पूछा गया है कि जन्म जो है ना वह व्यर्थ है? तो किसके बिना है? तो यह सिंपल है कि राम नाम बिनु के बिना। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते, तो 37 में है कि संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? तो सिंपल है, संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते, तो 38 में कि मोटापा में प्रत्यय है। तो प्रत्यय क्या होता है? जो किसी भी शब्द के लास्ट में आता है। तो आप लोग पढ़िए, मोटापा, आपा, मोटापा, क्या आएगा? मोटापा, लास्ट में आएगा पा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते, तो 39 है कि कवि रसखान किस भाषा के कवि है? तो सिंपल है, जो वह भाषा के कवि है ना, वह ब्रज भाषा के, किसके है? ब्रज भाषा के कवि है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते, तो 40 है कि निम्न में शुद्ध शब्द है। पूछा गया है कि राजनीति जो होता है ना, वह राजनीति कैसे लिखाता है? उसका शुद्ध क्या होता है? तो राजनीति लिखाता है राजनीति, इस प्रकार से राजनीति लिखाता है। तो ये कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 41 इस प्रकार से कि पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है? तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कारक का पूछा गया कि कौन सा कारक होगा? पेड़ से गिरे, पत्ता जो है वो पेड़ से गिरा, तो किस कारक का? तो यह अपादान कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते, तो 42 में कि विफलता का विलोम है। विफलता का पूछा गया है कि विलोम क्या है? तो विलोम जो इसका विफलता मतलब कि उसको सफलता नहीं मिला, तो विलोम हो जाएगा कि सफलता मिल गया। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते, तो 43 है कि कवि रसखान ने प्रेमणि किसे कहा है? प्रेमणि किसे कहा है? तो प्रेमणि जो वह कहते हैं, वह किसको कहते हैं? वह राधा को कहते। किसको? राधा को। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते, तो 44 है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? जो यंग इंडिया पत्रिका है ना, तो इसका संपादन किसने किया है? तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है पुस्तक के? तो आप लोग कहिएगा महात्मा गांधी। तो यंग इंडिया के जो संपादक है ना, याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते, तो 45 है कि कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म याद रखिएगा कि 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते, तो 46 है कि कवि के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा? जो कवि है ना, तो उनके अनुसार पूछा गया कि अगर मनुष्य नहीं है तो उसके बिना किसका अस्तित्व नहीं है? तो किसका अस्तित्व नहीं है? तो ईश्वर का। क्योंकि अगर हम मनुष्य नहीं रहेंगे तो हम लोग भगवान को जानेंगे ही नहीं, भगवान को पूछेंगे नहीं, तो भगवान का इस अस्तित्व नहीं रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते तो 47 है कि कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। कन्नड़ यानी कि कर्नाटक के ना वह कौन सा जो ना प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। तो कौन से है? तो है श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं तो 48 में है कि मंगम्मा अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। तो सिंपल है, जब मंगम्मा थी तो बहू से उसको किसके लेकर विवाद था। तो सिंपल है कि उसके पोते को लेकर। जानते हैं कि दादा पोता के ये सब काम में होता है वही सब, तो पोते का। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं तो 49 जो है ना वह इस प्रकार से है कि किस कहानी में यूरिया का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। किसके साथ प्रकट हुआ है? तो ढहते विश्वास में, ढहते विश्वास में। और जो क्वेश्चन नंबर 50 है ना कि खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है, तो इसका आंसर ना आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और इसमें कुल हमने 50 क्वेश्चन को ही डील किया है और 50 के जो आगे क्वेश्चन है ना उसे हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले, ठीक है। और आप लोग का एग्जाम का जो समय है वो बहुत ही कम बचा है, तो लगातार आप लोग पढ़ते रहिए। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।